अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुश आमदीद। अगर आपके घुटनों में रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है या स्टेनोसिस आर्थराइटिस है, इन तीनों आर्थराइटिस की अकसाम में से कोई भी अगर आपको आर्थराइटिस है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे जिनको करके आप रोमेटॉइड आर्थराइटिस सर्वाइवल बन सकते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस से निजात हासिल कर सकते हैं या ऑस्टियो आर्थराइटिस को मात दे सकते हैं, शिकस्त दे सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों को रोमेटॉइड आर्थराइटिस का मसला हो जाता है उनको डॉक्टर्स की तरफ से ये हदायत मिल जाती है, रिकमेंडेशंस मिल जाती हैं कि अब आपको आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट ही करवाना होगी, देन ही आपका घुटना ठीक होगा, आप चलने फिरने के काबिल होंगे। हालांकि हमारे नजदीक बीसीओ पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करने के बाद ये साबित हुआ है कि ये एक मिथ पाई जाती है। बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस के मुताबिक, जदीद तहकीकात के मुताबिक अब ये चीज अप्रूव हो चुकी है कि बहुत सारी ऐसी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, चंद ऐसे डाइटरीज प्लान मौजूद हैं जिनको फॉलो करके आप आर्थराइटिस को रिवर्स कर सकते हैं या जो आपका ऑस्टियो आर्थराइटिस बिगिनिंग लेवल पे है उससे भी आप रिवर्स हो सकते हैं, रिवर्सल पेशेंट बन सकते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो की खासियत यही है कि अगर आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आप इस वीडियो में बने रहिए, शुरू से आखिर तक जरूर देखिए, इन एक्सरसाइजेस को हमारे साथ जरूर कीजिए। नाज़रीन, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि ऑस्टियो आर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस में डिफरेंस क्या है, फिर इसके मुताबिक आपको एक्सरसाइज करने में भी जो है मदद मिलेगी, आसानी होगी। ऑस्टियो आर्थराइटिस, बहुत सारे लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, बहुत सारे लोगों की आदत बहुत गलत होती हैं, मतलब सुस्ती का हाल इस कदर होती है कि दिन भर में कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहे होते, कामकाज में सुस्ती कर रहे होते हैं, बैठे हैं तो लंबे टाइम तक बैठे हैं, लॉन्ग पीरियड तक ड्राइव कर रहे हैं, सीढ़ियों ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं चढ़ते, खवातीन हैं, सिलाई कढ़ाई का काम है तो दिन भर बैठी काम कर रही हैं, मूवमेंट कोई नहीं है, जिसकी वजह से आपके घुटनों में स्टिफनेस पैदा हो जाती है, अकड़ाव पैदा हो जाता है, मसल्स कमजोर हो जाते हैं, नर्व्स कंप्रेशन हो जाता है, नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। अगर यही कंडीशन को 2-3 साल तक चलती रहे, बहुत सारे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, ऐसे लोगों में अगर 1 साल 6 माह तक भी आपकी घुटनों की यही कंडीशन चलती रहे, फिर क्या होता है, मसल्स कमजोर होने की वजह से आपकी फीमरल बोन और टिबियल बोन, पट की हड्डी और पिंडली की हड्डी पे दबाव आना शुरू हो जाता है, जिससे वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाती हैं, घुटने के अंदर गैप कम होना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑस्टियो आर्थराइटिस। फिर यही कंडीशन चलते चलते आगे जब क्रोनिक कंडीशन में कन्वर्ट होती है तो उसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है। ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी स्टेज होती है जिस स्टेज में दोनों फीमरल और टिबियल बोन आपस में जुड़ जाती हैं और मूवमेंट करने से ये रगड़ खाती हैं, अंदर जो गद्दी होती है, ग्रीस होती है, वो भी घिसना शुरू हो जाती है। ऐसी सूरत में आपका सिनेबल फ्लूइड भी ड्राई होना शुरू हो जाता है, मतलब आपका घुटना ऑल ओवर जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है, जो कि एक खतरनाक डेंजरस कंडीशन होती है। अब नाज़रीन, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, डॉक्टर्स की तरफ से तो आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट आपको रिकमेंड कर दी जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अरसा दराज से, कई सालों से पेशेंट्स का कामयाबी के साथ ट्रीटमेंट कर चुके हैं, कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है उनका करते रहेंगे। अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला आजला अता फरमाएंगे, बिना किसी सर्जरी के, विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी यूजेस मेडिसिन्स,
ہم ان کو بذریعہ ایکسرسائز ہی ان کے روماٹائڈ آرتھرائٹس سے ان کو نجات دلائیں گے. آپ بھی اگر یہ چاہتے ہیں تو ان ایکسرسائزز کو کر کے روماٹائڈ آرتھرائٹس اور اوسٹیو آرتھرائٹس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے ہم پہلی ایکسرسائز کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو ناظرین پہلی ایکسرسائز کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ اگر اوسٹیو آرتھرائٹس ہو یا روماٹائڈ آرتھرائٹس ہو، کبھی بھی آپ نے وداؤٹ اینی اکوپمنٹ ایکسرسائزز ہرگز نہیں کرنی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے گھٹنوں میں گیپ کم ہو چکا ہے، گریس ختم ہو چکی ہے یا سنوول فلوئڈ ڈرائی ہو چکا ہے، ایسی کنڈیشنز میں آپ نے کوئی بھی ایسی موومنٹ نہیں کرنی جس میں کوئی اکوپمنٹ اس طرح کا فلیکسیبل الاسٹک، فلیکسیبل کوئی ڈوری یا فلیکسیبل بینڈ آپ استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ اس طرح کا کشن، گدی یا پلو گھر میں جو موجود ہے، باہر سے میڈیکیٹڈ اکوپمنٹس لانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. گھر میں کیونکہ خواتین زیادہ ہوتی ہیں جن کو گھٹنوں میں زیادہ ایشوز ہوتے ہیں ہارمونل امبیلنسنگ کی وجہ سے، ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے، اوبیسٹی کی وجہ سے، تو گھر میں اس طرح کے اکوپمنٹ موجود ہوتے ہیں، بآسانی آپ جو ہے ایکسرسائزز کر سکتی ہیں. تو بات ہو رہی تھی بنا اکوپمنٹ کے آپ نے ہرگز روماٹائڈ آرتھرائٹس اور اوسٹیو آرتھرائٹس کی ایکسرسائزز نہیں کرنی. کس طرح سے دیکھیے، آئیے کرتے ہیں پہلی ایکسرسائز. اب پہلی ایکسرسائز میں آپ اس پوزیشن میں اسٹریٹ ٹانگے کر کے بیٹھ جائیں گے. اب کمر کو بالکل اسٹریٹ کر لیں گے. پہلی ایکسرسائز میں آپ کو اس طرح کا کشن چاہیے ہوگا. اب اس کشن کو آپ اس طرح دونوں پیروں کے نیچے رکھیں گے. دونوں پیروں کے جب آپ اس کشن کو نیچے رکھیں گے تو آپ کے گھٹنوں میں گیپ کریٹ ہوگا زمین اور گھٹنوں کے درمیان میں. اس سے ہوگا کیا؟ اکثر اوقات بہت سارے مرد و خواتین کے جب روماٹائڈ آرتھرائٹس یا اوسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے، گھٹنوں میں اس طرح خم آ جاتا ہے، تھوڑا سا کرو شیپ میں ان کے گھٹنے بیلٹ ہو جاتے ہیں، بالکل پراپر سیدھے نہیں ہوتے، اور نیچے والی جو نس ہے یہ بہت زیادہ کھچاؤ کا شکار ہو جاتی ہے، تناؤ ہو جاتا ہے. ایسا کرنے سے آہستہ آہستہ آپ کا یہ تناؤ جو ہے، سٹفنس جو ہے اسٹریچ میں کریٹ ہوگی اور یہ سافٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کا گھٹنا نیچے کو سیدھا ہونا شروع ہو جائے گا. اب ناظرین دونوں ہاتھ آپ پیچھے اس طرح رکھیں گے، کمر کو بالکل اسٹریٹ کریں گے. اب 1 بائی 1 جس طرح سائیکلنگ کرتے ہیں، پیڈل مارتے ہیں، دونوں پیروں کو 1 بائی 1 فرنٹ اور بیک فٹ اس طرح سے آپ آگے پیچھے پیروں کو موو کریں گے. آپ تقریباً 30 ریپیٹیشنز اس ایکسرسائز کے پریکٹس کریں گے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ اس ایکسرسائز کو کرتے دوران آپ کے گھٹنے اوپر کی جانب ہرگز نہیں اٹھیں گے. اب دیکھیے اس طرح سے جب پاؤں ہم اپنے چہرے کی جانب اسٹریچ دیں گے تو گھٹنا آپ کا بالکل اسٹریٹ رہے گا. جب لیفٹ فٹ آپ کا چیسٹ کی جانب آئے گا تو نی جوائنٹ آپ کا نیچے کی جانب کمپریس ہوگا، نہ کہ اوپر کی جانب اٹھے گا. تو اس طرح سے آپ 30 ریپیٹیشنز پہلے سیٹ میں لگائیں گے، 30 ریپیٹیشنز دوسرے سیٹ میں لگائیں گے اور 30 ریپیٹیشنز ہی تیسرے سیٹ میں لگائیں گے تو یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی. اب ناظرین اس ایکسرسائز کو ہم وارم اپ سیشن بھی کہتے ہیں، وارم اپ ایکسرسائز بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ نے روماٹائڈ آرتھرائٹس یا اوسٹیو آرتھرائٹس کی ایکسرسائزز کرنی ہیں تو اس میں فرسٹ آپ کو گھٹنوں میں یا پیروں میں یا آپ کے دیگر باڈی جوائنٹس میں، لیگز میں، مسلز میں، نروز میں تھوڑی سی ہیرارکی پیدا کرنی ہوتی ہے، گردش پیدا کرنی ہوتی ہے، خون کو گرمائش پیدا کرنی ہوتی ہے. دین ہی آپ سے یہ ساری ایکسرسائزز صحیح پریکٹس ہو پائیں گی. ادروائز سٹفنس ہی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ آپ سے ایکسرسائزز کو کرنا بہت زیادہ محال ہو سکتا ہے، مشکل ہو سکتا ہے. تو اس ایکسرسائزز کو 3 سیٹ کے مطابق آپ کریں گے تو آپ کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی. سیکنڈ ایکسرسائز میں اب آپ کو اس طرح کا فلیکسیبل الاسٹک یا فلیکسیبل بینڈ چاہیے ہوگا. اب اس فلیکسیبل بینڈ کو دونوں پیروں کے تنووں کے نیچے سے گزارتے ہوئے
इस तरह से आप पकड़ लेंगे, दोनों पैरों को साथ मिला लेंगे, दोनों घुटनों को साथ मिलाएंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, नीचे आप पिलो या कुशन जरूर रखेंगे। अब दोनों तलवों को, दोनों पैरों को चेहरे की जानिब इस तरह से स्ट्रेच देंगे, चेस्ट की जानिब, चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे। नी जॉइंट्स ऊपर की जानिब हरगिज नहीं उठेंगे, बल्कि नीचे की जानिब प्रेशर लेंगे, नीचे की जानिब झुकाव होगा और आपकी नसें खुलेंगी, आपके घुटनों में जो स्टिफनेस है, जो सोजिश है, वो कम होने में उसको मदद मिलेगी। तो इस तरह से पैरों को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए, 10 तक काउंटिंग कर लीजिए या स्टॉप वॉच लगा लीजिए 10 सेकंड तक, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको नॉर्मल कीजिए, 3-4 सेकंड का होल्ड, दोबारा से इसको चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए, फिर 10 से 15 तक काउंटिंग कर लीजिए या स्टॉप वॉच लगा लीजिए, फिर हल्का सा इसको लूज कीजिए, 3-4 सेकंड का होल्ड, दोबारा से स्ट्रेच दीजिए। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के आपने 10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाने हैं, तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। थर्ड एक्सरसाइज में आपको दोबारा से कुशन की जरूरत पड़ेगी। अब इस कुशन को, क्योंकि अक्सर हमने आपको पहले बताया कि जिन लोगों को रोमेटॉइड होता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, उनके नी जॉइंट थोड़े से इस तरह से कर्व पोजीशन में आ जाते हैं, खम खा जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, घुटने प्रॉपर सीधे जमीन पर नहीं लग पा रहे होते। ऐसे में जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पेन का एहसास होगा। अब आपने इस तरह का कुशन या पिलो लेकर अपने घुटने के नीचे मौजूद गैप को फिल कर लेना है। इस तरह से घुटने के नीचे रखिए। अब आप दोनों हाथों को पीछे रखते हुए कमर को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली बुजुर्ग हजरात होते हैं, उनसे इस तरह कमर को सीधा करके बैठने में जरा दिक्कत होती है, थकान हो जाती है, थक जाते हैं, इसलिए दोनों हाथ पीछे रख के कमर को सीधा करना उनके लिए सपोर्टिव हो जाता है, आसान हो जाता है। अब नाज़रीन, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांग होगी, नी जॉइंट को नीचे की जानिब प्रेस करेंगे, इस तरह से नीचे की जानिब प्रेस करते हुए टांग को ऊपर उठाएंगे और पांव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे। यहाँ पे 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 5 सेकंड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिगिनिंग पे, स्टार्टअप पे आहिस्ता आहिस्ता 10 से 15 सेकंड तक आपने अपने होल्ड को लेकर जाना है, क्योंकि ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। जितना होल्ड करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। तो नी जॉइंट को नीचे प्रेस कीजिए, पांव को उठाइए और अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए। 10 सेकंड का होल्ड, पांव लूज कीजिए, एड़ी को आहिस्ता आहिस्ता नीचे और नी जॉइंट को लूज कीजिए, नॉर्मल कीजिए। अब 3-4 सेकंड के होल्ड के बाद दोबारा से नी जॉइंट को नीचे प्रेस कीजिए, एड़ी उठाइए, पांव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए। दोबारा से 10 सेकंड 15 सेकंड का होल्ड और आहिस्ता आहिस्ता पांव को लूज कीजिए और नी जॉइंट को लूज कीजिए। इस एक्सरसाइज से होगा क्या नाज़रीन, आपके घुटनों में आपको पता होगा कि ब्लड फ्लो का बहाव नहीं होता। आपका घुटना जो है सनवियल फ्लूइड पर चल रहा होता है, ये ग्रीस के ऊपर चल रहा होता है। ग्रीस और सनवियल फ्लूइड ही आपके घुटने को लुब्रिकेट रख रहे होते हैं। अब सनवियल फ्लूइड हो या ग्रीस हो, जिसको हम शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे भी कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में इसको कार्टिलेज कहा जाता है, इन दोनों की ग्रोथ के लिए इस एक्सरसाइज का करना बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये एक्सरसाइज आपके जो कुशन है, जिसको हम ग्रीस कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं, इसको रीबिल्ड करने में मदद फराहम करता है। इसके अलावा सेंटर में एक लिगामेंट होता है। इस लिगामेंट को इरिटेबल क्रूशिएट लिगामेंट कहा जाता है। इस लिगामेंट में अगर स्टिफनेस आ जाए तब भी आपका घुटना थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, बेंड हो जाता है। अब इस ACL इरिटेबल क्रूशिएट लिगामेंट के अंदर जो स्टिफनेस है उसको दूर करने में भी ये एक्सरसाइज अहम किरदार अदा करती है। तो इस एक्सरसाइज के भी 10 रेपिटेशन के साथ 3 सेट लगाएंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको दोबारा से स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है। अब एक टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करना है। अपने एक बाजू को नी जॉइंट के नीचे से आपने गुजारना है इस तरह से, और दूसरे हाथ से अपनी जो शिन बोन है इसको टखने के करीब से इस तरह से पकड़ लेना है।
टखने के करीब से पकड़े, दूसरे बाजू को नी जॉइंट के नीचे से इस तरह से गुजार लें और अब आप शिन बोन के नीचे वाले हिस्से से हाथ से पकड़ के अपनी जो आपकी हील है इसको आप थाई के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें कोई इक्विपमेंट यूज ना हो रहा हो और आपके घुटने में गैप क्रिएट ना हो रहा हो, आपने कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी अगर आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला है तो। क्योंकि टेक्निकली, लॉजिकली, मेडिकली देखा जाए तो आपका गैप ऑलरेडी कम हो चुका है। अब जब यहां पे हम इसको मूव करेंगे तो हड्डियां आपस में रगड़ खाएंगी, टकराएंगी, तो आपको दर्द होगी, सोजिश हो जाएगी, इनर इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर आपको आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट तो करवाना ही पड़ेगी। अब ऐसा इक्विपमेंट जो अंदर रख के जब मूव करें तो फिब्रल बोन और टिबियल बोन के दरमियान में गैप क्रिएट हो, हम हर वो एक्सरसाइज करेंगे। अब ये जो हाथ हम रख रहे हैं, इस हाथ से भी यही अमल हो रहा है कि जब हम इसको मूव कर रहे हैं, पिंडली को थाई की जानिब मूव कर रहे हैं, तो ये जो हाथ हमने घुटने के अंदर दिया हुआ है, इस हाथ की मदद से दोनों हड्डियों के दरमियान में गैप क्रिएट हो रहा है, आपको खुद फील भी होगा। अब इस तरह 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको लूज कीजिए, 2-3 सेकंड होल्ड, दोबारा से इसको अंदर की जानिब पुश ऑन कीजिए। तो इस अमल को 10 रेपिटेशन के साथ आप दोहराएंगे तो ये एक सेट होगा। 3 सेट 10-10 रेपिटेशन के लगाएंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। अब नाज़रीन, अगली एक्सरसाइज में आपको इस तरह का इलास्टिक फ्लेक्सिबल बैंड डोरी चाहिए होगी। अब इस डोरी को आपने सामने मौजूद कोई भी किसी भी तरह का, आपके पास अगर कोई टेबल है, कोई कुर्सी है, तो उसके साथ आप बांध लीजिए। इस तरह इस बैंड को बांध लीजिए। अब जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया, बार बार इस वर्ड को रिपीट करने का मकसद ये है कि आपके ज़हन नशीन ये बात हो जाए कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं आपने करनी जो कि विदाउट एनी इक्विपमेंट हो, जिससे आपके घुटनों में गैप क्रिएट ना हो रहा हो, बल्कि आप दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ते ही रहें, जिससे दर्द भी पैदा होगी और इन्फेक्शन भी पैदा होगा। अब ये जो इलास्टिक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये फ्लेक्सिबल है। घर में अगर आप कोई कपड़ा ले लेंगे, चादर ले लेंगे, तो ये एक्सरसाइज हरगिज नहीं होने वाली। आपको फ्लेक्सिबल बैंड या इलास्टिक मार्केट से इजी अवेलेबल हो जाता है। अच्छी क्वालिटी का आप बाय कर लीजिए, खरीद लीजिए और इससे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब सामने किसी टेबल, कुर्सी, चेयर के आप सपोर्ट ले लें, उससे बांध लें। दूसरी तरफ आप एक पांव के हील के साथ इस बैंड को इस तरह से जोर से बांधेंगे। अब नाज़रीन, यहां पे आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि एक्सरसाइज करने का आपको ढब आ जाए, तरीका आ जाए। जब आप करेंगे तो आप प्रॉपर एक तरीके के साथ करेंगे तो आपको इसका जरूर फायदा होगा। अब यहाँ पे सामने हमने डोरी बांधी, ये डोरी क्या करेगी, इसको आपने इतना सख्त बांधना है, इतना जोर से खींच के बांधना है कि इस डोरी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये खुद से आपकी टांग को अपनी जानिब खींच ले। इस तरह से खींचेगी। जब आप इसको अपनी जानिब खींचेंगे तो ये डोरी अपनी जानिब जोर लगाएगी, आप इस बैंड को अपनी जानिब खींचेंगे तो आपके घुटने के अंदर गैप अल्टीमेटली क्रिएट होगा। तो इस तरह से इसको मूव कीजिए, 15-20 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितने सेकंड आपसे होल्ड होता है होल्ड कीजिए। लेकिन इस एक्सरसाइज में एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि एड़ी को जमीन पर नहीं लगाना, एड़ी को जमीन पर नहीं लगाना, बल्कि यहाँ पे स्ट्रेच करके रखना है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। नी जॉइंट में गैप क्रिएट होगा, थोड़ा सा जर्क वाइब्रेंस भी आएगी, डोरी क्योंकि अपनी तरफ खींच रही है। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता टांग को सीधा करना है। यहां पे याद रहे कि जब आप टांग को सीधा करेंगे तो आधा सीधा
सीधा तो आपके लिए डोरी ही कर लेगी, क्योंकि वो स्ट्रेचेबल होती है, वो स्ट्रेच करेगी आपकी टांग को अपनी जानिब खींच लेगी। जब आप इसको अपनी जानिब खींचेंगे तो बहुत ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगी, जिससे गैप क्रिएट होगा। एड़ी नीचे नहीं लगाएंगे। 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको दूसरी टांग में भी करके दिखाएंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज में लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं वो आपको दूसरी टांग में करके दिखाते हैं। अब नाज़रीन, इस हम बैंड को ओपन करेंगे। अब इस बैंड को दूसरे टखने के साथ बांधेंगे। इतनी डोरी टाइट करनी है कि जब आप टांग को सीधा करें तो अल्टीमेटली आपकी टांग धड़म से सीधी हो उस डोरी के जोर पे। अब आपने टांग को थाई की जानिब मूव करना है, लेकिन हील को, टखने को नीचे जमीन के साथ नहीं लगाना। अब इसको आप खींच के रखें और नी जॉइंट में गैप क्रिएट करें। अब यहां पे कॉमन लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जब कि एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो टांग इस तरह से बाहर की जानिब जा रही होती है, घुटना बाहर की जानिब निकल रहा होता है, पेल्विक जॉइंट से भी आउट हो रहा होता है। ऐसा करने से आपके एडक्टर मसल्स में स्टिफनेस आ सकती है, शियाटिक नर्व दब जाने का मसला हो सकता है, या ग्लूट मसल में भी अकड़ाव जैसी कंडीशन हो सकती है। जब भी आपने ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, टांग बिल्कुल पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में रखनी है, पांव चेहरे की जानिब स्ट्रेच करके रखना है। अब आप इस पोजीशन में ही इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फायदा होगा। चाहे आप दूसरी टांग बिल्कुल स्ट्रेट कर लें, अगर आपको ऐसे एक्सरसाइज करने में आसानी है तो इस तरह इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन टांग को बाहर की जानिब निकालकर एक्सरसाइज हरगिज नहीं की जाएगी। इस एक्सरसाइज के भी 10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएंगे तो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोबारा से आपको फ्लेक्सिबल बैंड की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब इस एक्सरसाइज में आप स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होंगे। अब नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे मर्द और खवातीन जिनके घुटने में या तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, उनसे टांग इस तरह फोल्ड नहीं हो पा रही होती, बहुत ज्यादा पेन का एहसास होता है। अब ऐसे लोगों के लिए इस बैंड की मदद से एक्सरसाइज किस तरह से करेंगे, आप इस बैंड को पीछे की जानिब से गुजार लेंगे। अब जो पांव आपका मुतासरा है उस पांव के नीचे से इस तरह डोरी को गुजार के, तो इस डोरी को आप इस तरह पकड़ लेंगे, इस तरह पकड़िए। अब टांग को पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में रखिए। बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन राइट लेग जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, इसके नी जॉइंट की बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आपका दूसरा नी जॉइंट होगा। ये देखिए, घुटना आगे की जानिब नहीं होगा, पीछे की जानिब नहीं होगा, बल्कि दूसरे नी जॉइंट के बिल्कुल साथ आपका घुटना होगा। अब आप क्या करेंगे, हल्के से टांग को नीचे की जानिब और इस डोरी की मदद से टांग को ऊपर की जानिब इस तरह से खींचेंगे। 1 2 3 4 5। इसी तरह से 10 रेपिटेशन आपने इस एक्सरसाइज के एक टांग में कंप्लीट करने हैं और 10 रेपिटेशन ही दूसरी टांग में कंप्लीट करने हैं, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाइए। अब नाज़रीन, अक्सर आपने स्कूल लाइफ में एक सजा तो जरूर आपको मिली होगी कि चेयर पोजीशन में खड़े हो जाएं। सीनियर जो आपके टीचर्स हजरात होते थे वो आपको इस तरह कुर्सी की तरह से खड़े करके सजा देते थे। अब इस एक्सरसाइज को भी सेम इसी तरह से आपने करना है। इसको हम डीप स्क्वाट का नाम देते हैं। अब नाज़रीन, इसमें आप या तो दीवार की सपोर्ट ले लें, या आपके पास इस तरह कोई टेबल है, कोई आपके पास ऐसी चीज है जिसकी आप सपोर्ट ले सकते हैं तो उसकी सपोर्ट ले लें। अब मेरे पास क्लिनिक में ये टेबल पड़ा हुआ है, हम इसकी सपोर्ट ले रहे हैं। दोनों हाथ इस टेबल पर रखेंगे, थोड़े से पांव बाहर निकालेंगे और अब हम आहिस्ता आहिस्ता हिप की सपोर्ट के साथ, जो कि टेबल के साथ लगी हुई है, थोड़ा सा नीचे को डीप स्क्वाट करेंगे।
اتنا ڈیپ اسکواٹ کریں گے کہ جتنی آپ کو پین کا احساس ہرگز نہ ہو. یاد رہے ہم نے پہلے آپ سے بولا کہ کوئی بھی ایسی ایکسرسائز جس میں کوئی اکوپمنٹ یوز نہ ہو رہا ہو آپ نے گھٹنوں کو فولڈ نہیں کرنا. اس ایکسرسائز میں بھی ہم گھٹنوں کو زیادہ فولڈ نہیں کریں گے کیونکہ کوئی اکوپمنٹ یوز نہیں ہو رہا. ڈائریکٹ فیمورل اور ٹیبیل بون آپس میں ٹکرا رہی ہے. لیکن یہ ایکسرسائز کیا کرے گی؟ آپ کے کوارٹرسپ مسل، ہیمسٹرنگ مسلز، abductor لیگامنٹس، شن مسل، کاف مسلز اور آپ کے پاؤں کے نیچے موجود نروز کمپریشن کو مضبوط کرے گی. خون کا بہاؤ درست کرے گی، خون کا ربط فاسٹ کرے گی، جس سے آپ کے گھٹنوں پہ دباؤ کم سے کم پڑے گا. اب اسٹریٹ پوزیشن میں کھڑے ہو جائیے، آہستہ آہستہ تھوڑا سا بینڈ کیجیے، پھر اسٹریٹ، تھوڑا سا بینڈ، پھر اسٹریٹ. اسی پوزیشن میں آپ 10 ریپیٹیشن کے ساتھ اس ایکسرسائز کو پریکٹس کریں گے تو یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی. ناظرین اس ایکسرسائز سے ایک تو آپ کے مسلز کی اسٹرینتھنگ ہوگی، دوسرا خون کا بہاؤ تیز ہوگا، تیسرا آہستہ آہستہ آپ کے لیگامنٹ میں یا گھٹنے میں اگر سوزش انفلیمیشن ہوگی تو وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. آخری ایکسرسائز میں آپ کو 2 اکوپمنٹ چاہیے ہوں گے. فرسٹ فلیکسیبل بینڈ، سیکنڈ کشن یا گھر میں موجود کوئی پلو. یاد رہے کہ اتنا زیادہ پلو یا کشن اونچا آپ یوز نہیں کریں گے جو کہ آپ کے لیے اریٹیٹ ہو. لہٰذا آپ کوئی نارمل سائز کا نارمل اونچا سا آپ جو ہے وہ کشن یا جو پلو ہے یوز کریں گے. اب ناظرین اس ایکسرسائز میں آپ نے الٹے لیٹنا ہے. اس طرح سے الٹے لیٹیے. اب جن لوگوں کو روماٹائڈ آرتھرائٹس ہوتا ہے یا گھٹنوں میں آسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے، گھٹنوں میں اسٹفنس اس قدر ہوتی ہے، سوزش کی وجہ سے درد اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ گھٹنا ڈائریکٹ زمین پر نہیں لگ رہا ہوتا، ان کو بہت زیادہ درد کا احساس ہوتا ہے. ایسے میں آپ اپنے گھٹنے کے نیچے اس طرح کشن رکھیں گے. اب کشن رکھنے کے بعد کیونکہ آلریڈی گھٹنے میں تھوڑا سا بینڈ ہوتا ہے، کرو پوزیشن میں ہوتا ہے، گھٹنے کو موو کرنا مشکل ہوتا ہے. ایسے میں آپ اس طرح کی ڈوری لیں گے، ڈوری کو اس طرح سے ٹانگ کے نیچے سے گزاریں گے. اب آپ الٹی پوزیشن میں اس طرح لیٹ کر تو ڈوری کو پکڑ لیں گے. اب ناظرین پیلوک جوائنٹ کی اسٹریٹ پوزیشن میں آپ کی ٹانگ ہونی چاہیے. اس طرح سے آپ آہستہ آہستہ ٹانگ کو اوپر کی جانب اسٹریچ دیں گے، 2-3 سیکنڈ ہولڈ. پھر آپ ٹانگ کو نیچے کی جانب اسٹریچ دینے کی کوشش کریں گے لیکن ڈوری کو آپ بہت زیادہ نیچے نہیں کریں گے. اب ڈوری جو بینڈ ہے یہ آپ کے ہاتھ کی جانب اسٹریچ لے گا اور پاؤں آپ کا اس ڈوری کو اپنی جانب کھینچے گا. مطلب آپ کے ہیمسٹرنگ مسل ہوں، کاف مسل ہوں، لیگامنٹس ہوں، آپ کی نروز ہوں، وہ اس اسٹریچ سے مضبوط ہوں گی. خون کا بہاؤ درست ہوگا، گھٹنے میں جو سوزش ہے اس میں بھی کمی واقع ہوگی. آپ اس ایکسرسائز کو 10 ریپیٹیشن کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے. اس ایکسرسائز کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے کوارٹرسپ مسل جو بہت زیادہ ویک ہو چکے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس ایکسرسائز کے 10 ریپیٹیشنز آپ لگائیں گے، 3 سیٹ لگائیں گے تو یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی. ناظرین یہ تھی ہماری ایکسٹینشن، فلیکشن اینڈ موبلٹی ایکسرسائزز. ان ایکسرسائزز کو کر کے آپ بآسانی روماٹائڈ آرتھرائٹس سے یا اوسٹیو آرتھرائٹس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ہم یہ بار بار مشورہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی ایکسرسائز جس میں کوئی اکوپمنٹ یوز نہیں ہو رہا، آپ نے ہرگز روماٹائڈ آرتھرائٹس میں، اوسٹیو آرتھرائٹس میں کوئی ایکسرسائز ایسی نہیں کرنی جس میں آپ کی ہڈیاں ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹارگٹ ہوں اور آپس میں رگڑ کھائیں. اس سے آپ کے انر انفیکشن میں اضافہ ہوگا. بعض اوقات تو بون ڈینسٹی اور بون جو ہے وہ اوسٹیوپروسس کا شکار ہو جاتی ہے، ہڈیوں کا بھربھرا پن ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر کنفرم آپ کو جو ہے آرٹیفیشل ری جوائنٹ ریپلیسمنٹ کروانا پڑتی ہے. ان ایکسرسائز
एक्सरसाइजेस को कीजिए। कोई आपकी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके हमसे राब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम 24/7 आपके लिए अवेलेबल हुआ करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेल्थफुल लिविंग जर्नी को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।